हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा आपकी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा और लिपि और व्याकरण पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या है, भाषा कहते किसे हैं, भाषा क्या है, कैसे बनी। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे भाषा के बारे में। बच्चों, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने मन की बात को किसी दूसरे को समझाने के लिए बातचीत के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है। तो हमारे दो व्यक्तियों के बीच में की जाने वाली जो बातचीत है वो भाषा का एक रूप है। तो भाषा एक वो साधन बन जाती है जिससे कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को जानते हैं। तो भाषा की परिभाषा है वह साधन, भाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। बच्चों, भाषा केवल हमारी बातचीत का ही तरीका नहीं है, बल्कि बातचीत के अलावा भाषा के द्वारा ही हम ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करते हैं। ज्ञान की बातों का प्रचार प्रसार भी होता है। जरूरी नहीं कि हम जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तभी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं। अगर हम किसी साहित्य को पढ़ रहे हैं, किसी कहानी की किताब को पढ़ रहे हैं, किसी चीज को पढ़ करके जो ज्ञान ले रहे हैं वो भी एक भाषा ही है जिसके माध्यम से हम ज्ञान ले रहे हैं। और भाषा के बाद आता है कि भाषा के कितने रूप हैं जिनको कि हम अपने प्रयोग में लेते हैं। तो भाषा के जो रूप हैं, भाषा के रूप वो दो हैं। भाषा के रूप दो हैं। एक है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा दो रूपों में से समझी जाती है। मौखिक भाषा का पहला बिंदु है बोलकर, जो भी बात हम अपने मुंह से बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, या इसका दूसरा बिंदु बनता है सुनकर, या हम सामने वाले की बात सुनकर जो बात समझते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात हम इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वह भाषा जिसे हम बोलकर या सुनकर समझते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब इसके उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे टीवी देखना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, रेडियो सुनना, या मोबाइल पर गाने सुनना, मोबाइल पर संगीत सुनना, संगीत सुनना। तो ये सारे माध्यम जिसमें हम कोई भी चीज सुनकर उसका आनंद लेते हैं या उसको समझते हैं, तो वो सारी चीजें मौखिक भाषा के उदाहरण में आती हैं। इसका भाषा का जो दूसरा रूप है वो रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? यानी मौखिक भाषा जो है वो बोलकर हम प्रकट करते हैं, और जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा का ही लिखित रूप है। तो इसके जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो पहला है देखकर और दूसरा है पढ़कर। पढ़कर यानी जब हम कोई चीज देखकर उसे समझते हैं या किसी चीज को पढ़कर हम समझते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सभी के घरों में रोजाना न्यूज़पेपर आता है, तो समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, या किसी कहानी की पुस्तक में से कोई कहानी पढ़ना, या कोई पत्र लिखकर अपना संदेश दूसरे को देना। तो अगर हम अपने किसी विचार को, अपने किसी भाव को किसी को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है और भाषा कितने रूपों में प्रयोग की जाती है। अब हम जानेंगे हमारी हिंदी भाषा के बारे में। हमारी हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा के बारे में कहा जाता है कि हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में है और
राजभाषा के रूप में हिंदी को हमारे भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हमारे भारतीय संविधान में केवल हिंदी भाषा को तो राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है, लेकिन बच्चों पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में जिन भाषाओं को हमारे संविधान ने स्वीकृति प्रदान की है उन भाषाओं की संख्या 22 है। 22 भाषाओं को संविधान द्वारा स्वीकृति या मान्यता दी गई है। संविधान द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिनमें मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये सारी भाषाएं आती हैं। इसके बाद आता है मानक भाषा। अब हम जानेंगे कि मानक भाषा क्या है। मानक भाषा वह भाषा है जिसमें हमारी शिक्षा के लिखित रूप को समान रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी हिंदी के शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उन्होंने उस भाषा के शब्दों को मान्यता प्रदान की है ताकि भाषा में एक रूपता बनी रहे। इसलिए भाषा की एक रूपता को जिस रूप में विद्वानों ने स्वीकृति प्रदान की उसी को हम मानक भाषा के रूप में लेते हैं। तो हिंदी भाषा या किसी भी भाषा में विद्वान व शिक्षाविदों द्वारा मान्यता दी गई वह हमारी मानक भाषा कहलाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बोली किसे कहते हैं। भाषा के अंतर्गत ही बोली आती है, तो अब हम जानेंगे बोली के बारे में। बोली बच्चों, बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और कहा जाता है कि ये जो बोली है ये भाषा का अर्धविकसित रूप है। अर्धविकसित रूप इसलिए है क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोले जाने के कारण जो इसका एरिया है जहाँ तक ये बोली जाती है, जैसे कि 5 से 10 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो उस स्थान परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। तो जब वो अपना रूप बदल लेती है तो उसका जो एरिया है, जो उसका क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है, वहीं की वहीं संकुचित रह जाता है। इसलिए बोली को हम कहते हैं कि ये एक प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा होती है। और जब ये जो बोली है इसमें ये है कि इसमें कोई साहित्य, कोई नाटक, कोई कथा, कोई विधा नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि अगर उस बोली में, क्षेत्रीय विशेष की बोली में कोई भी साहित्य या विधा लिखी जाएगी तो वो केवल उसी क्षेत्र विशेष के लोगों को समझ में आएगी। इसलिए साहित्यकार या बड़े बड़े जो विद्वान हैं अपने साहित्य लेखन जो करते हैं, अपनी गद्य रचना करते हैं, अपनी पद्य रचना करते हैं, उसमें ज़्यादातर वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ करके उसका अर्थ समझ सके। तो अगर हम कहें कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, बोली और भाषा में अंतर, तो इसमें सबसे पहला अंतर ये आता है कि बोली का क्षेत्र सीमित है। बोली का क्षेत्र सीमित है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक है। भाषा का जो क्षेत्र है व्यापक है।
व्यापक है। बोली किसी लिखित साहित्य में, बोली किसी लिखित साहित्य लिखने में काम नहीं आती, काम नहीं आती, जबकि भाषा के प्रयोग से, जबकि भाषा के प्रयोग से साहित्य रचना की जाती है, साहित्य रचना की जाती है, की जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बोली है वो भाषा का अर्ध विकसित रूप है, अर्ध विकसित रूप है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है लिपि। लिपि क्या है, लिपि के बारे में क्या जानते हैं, लिपि के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिपि 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 बच्चों किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है। इसको आसानी से समझने के लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो आपको सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। वही वर्णमाला आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। अर्थात अगर हम उसे कहें तो जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है या जो हिंदी को जो लिखने का जो तरीका है वो कौन सी लिपि कहलाती है, देवनागरी। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, देवनागरी। इसी प्रकार से जब आप अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सीखते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी में हमें ए से लेकर जेड तक लिखना सिखाया जाता है। वही विधि, वही तरीका जो है वो कहलाता है रोमन लिपि। जब हम ए टू जेड लिखना सीख जाते हैं तब हम अंग्रेजी को समझना सीखते हैं या लिखना सीखते हैं या उसको पढ़ना सीखते हैं, उसका उच्चारण सीखते हैं। तो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे कौन सी लिपि में आते हैं, रोमन लिपि में। इसी तरीके से अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी भाषा को समझने, बोलने, सुनने या लिखने के लिए हमें जिस लिपि को पढ़ना पड़ता है वो लिपि कहलाती है गुरुमुखी, गुरुमुखी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कई तरह की जो हमारी जो भाषाएं हैं उनको लिखने की अलग अलग लिपि होती है। इसी तरीके से एक है उर्दू। उर्दू भाषा को लिखने का तरीका होता है, उसकी जो लिपि है वो होती है फारसी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 4 भाषाओं की लिपि के बारे में जाना। इस तरह हर तरह की जो और भी भाषाएं होती है उनकी लिपियां होती है जिसके द्वारा ये लिखी जाती है। तो लिपि का जो सारांश है, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि वह तरीका या ढंग जो किसी भाषा को लिखना, पढ़ना, समझना सिखाता है वो लिपि कहलाता है। अब हम आगे बात करेंगे मानक रूप हिंदी में किस तरीके से माने गए हैं। मानक रूप, वर्तनी का मतलब क्या है कि मानक रूप में हिंदी, मानक रूप में हिंदी। अभी हमने आप पढ़ा था मानक भाषा। मानक भाषा का बच्चों मतलब होता है कि विद्वानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई भाषा को मानक भाषा कहते हैं। लेकिन मानक भाषा में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हिंदी में प्रयोग में ली जाती हैं। तो सबसे पहले ये है कि हिंदी भाषा में र, ल और ल इन 3 शब्दों को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ये पहला मानक रूप है हिंदी में। दूसरा है कि संयुक्त
संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए पाई हटा दी जाती है, पाई हटा दी जाती है। अब पाई क्या होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने लिखा है क, तो का में ये जो सीधी खड़ी लाइन होती है ये पाई कहलाती है। तो जब हम कोई भी संयुक्त वर्ण बनाते हैं उसमें दो वर्ण जब साथ साथ आते हैं उसमें पहले वर्ण की इस पाई को हटा दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कच्चा, कच्चा। अब इसमें जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब किसी भी एक व्यंजन का दो बार आना, किसी भी एक व्यंजन का दो बार आना। तो यहाँ पर जो च वर्ण है ये दो बार आया है और इसमें जो पहला जो वर्ण है च, इसकी जो बीच वाली पाई है यानी जिससे ये च बनता है वो हटा दी गई है। तो ये मानक भाषा के कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से जैसे अंग और अह को भी वर्णमाला में स्थान तो मिला है, स्थान तो मिला, परंतु उनके स्वरूप में, उनके स्वरूप में उनका प्रयोग ना होकर, उनका प्रयोग ना होकर वे मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए आप, अंग जो है इसकी जो बिंदी है उसको हम प्रयोग करते हैं शब्दों पर, ज्यादातर हम इस बिंदी को प्रयोग करते हैं। जैसे बंदर, लंगूर आदि। इसी तरीके से अह की जो मात्रा है उसको हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, विसर्ग के रूप में, और ये ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अंग की मात्रा है ये कहलाती है अनुस्वार, अनुस्वार, और ये कहलाती है विसर्ग, जो कि ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग की जाती है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में कि साहित्य क्या है। मानक रूप में और भी कई विधि हैं, कई जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं। उनको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानक भाषा के रूप में किन किन बातों को मान्यता प्रदान की गई है और किन किन बातों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में, साहित्य क्या है बच्चों? साहित्य का अर्थ है ज्ञान का संचित होना। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से, अनुभव से, या अपने जीवन के किसी घटना से, या अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से कोई ज्ञान प्राप्त होता है और वो उस ज्ञान को अपने किसी कोश में उतार देता है, यानी अपने भावों को, अपने विचारों को किसी विधा के रूप में, लिखित रूप में कहीं लिख देता है, तो वो एक साहित्य का रूप ले लेता है। इसीलिए साहित्य का अगर हम कहें तो इसका होता है ज्ञान का संचित रूप, ज्ञान का संचित रूप साहित्य कहलाता है। यानी किसी भी ज्ञान का संचित रूप। अब वो जरूरी नहीं है कि वो हमें हमारे अनुभव से ही प्राप्त हो। अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं, उससे हमें कुछ ज्ञान मिला, या हम समाज में किसी नेता के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, उस नेता के गुणों से हमें कुछ शिक्षा मिल रही है, या हम कभी किसी ऐसी घटना को देख रहे होते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उस घटना को देखकर भी हमारे मन के विचार बदल जाते हैं, कुछ भाव बदल जाते हैं, अंदर से हमारी भावनाएं व्यक्त करने का हमारा मन करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, जिसको कि हम सलाह भी बोलते हैं, कि लोग सलाह देने लगते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। तो उसी से भावुक होकर कई लोग उस ज्ञान के कोश को लिखित रूप में लिख देते हैं, जो साहित्य का रूप ले लेता है। साहित्य में, साहित्य जो लिखा जाता है वो दो रूपों में लिखा जाता है। पहला होता है गद्य रूप और दूसरा होता है पद्य रूप। पद्य रूप
इन दोनों को समझने के लिए गद्य रूप जो है वो हमेशा सीधी, सच्ची और सरल भाषा में लिखा जाता है, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं या आसानी से पढ़कर समझा जा सकता है, वो गद्य रूप कहलाता है। जिसमें हम अगर उदाहरण देखें तो आता है कहानी, जो कि छोटे बच्चों को अगर हम कहानी की पुस्तक दे दें तो उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो कहानी को पढ़कर ही उसका भाव समझ लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इसी प्रकार किसी नाटक को सीधे सच्चे शब्दों में लिखा जाता है, जिसे आसानी से कोई भी पढ़कर समझ सकता है। तो गद्य रूप जो है वो हमेशा सीधी, सच्ची और सरल भाषा में लिखा जाता है। और सबसे बड़ा रूप है गद्य रूप का, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कभी भी किसी भी तुक की या लय की जरूरत नहीं होती। तुक या लय की जरूरत नहीं होती। तुक या लय का मतलब क्या होता है? तुक का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहली लाइन जिस वर्ण पे खत्म की है तो उसकी जो दूसरी लाइन है वो भी आप उसी वर्ण पर खत्म करेंगे, जिससे कि उसमें लय बनी रहे। तो ये जो लय और तुक जो है वो पद्य रूप का सबसे बड़ी विशेषता है। पद्य जो है वो हमेशा किसी तुक के साथ या किसी लय के साथ लिखा जाता है, यानी ऐसी विधा, साहित्य का ऐसी विधा जिसको कि हम कविता के रूप में देखते हैं। कविता को हम गा भी सकते हैं, कोई गाना लिखा जाता है, कविता, गाना, दोहे, कुंडली, छपाई, सोरठा, चौपाई, ये सारी चीजें पद्य रूप में आती है, साहित्य के पद्य रूप में आती है। क्योंकि हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं हमारे, उसमें ज्यादातर प्राचीन काल में संस्कृत भाषा प्रचलित थी, तो विद्वानों ने अपने जो लिखे हैं साहित्य वो ज्यादातर पद्य रूप में लिखे हैं। जैसे रामायण देखिए, उसमें चौपाई है, चौपाई कहलाती है 4 लाइन की पंक्तियां, यानी 4 लाइन की उन पंक्तियों में जो कवि है वो जो अपनी बात कह रहे हैं तो वो पहली लाइन का अंतिम वर्ण जो होगा वही चौपाई की अंतिम चौथी लाइन का अंतिम वर्ण भी वही होगा, जिससे कि उस चौपाई को हम गा सकते हैं, लय के साथ सुना भी सकते हैं। इसलिए उसको पद्य रूप कहा गया है, जिसमें लयात्मकता होना बहुत जरूरी है, तुक होना बहुत जरूरी है। इसलिए गद्य और पद्य रूप में सबसे बड़ा अंतर यही है कि गद्य में तुक और लय की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम अपनी भाषा में, अपने स्वरूप में, अपनी सीधी सच्ची सरल भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन पद्य रूप में लिखने के लिए हमें पद्य के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर दोहा है तो दोहा 2 लाइन का होता है, उसी में हमें अपने जो हम कहना चाह रहे हैं, अपना मत प्रकट कर रहे हैं, उसका अर्थ उसी में स्पष्ट कर देना होता है। यानी बड़े से बड़ी बात को छोटे से छोटे रूप में कहना दोहा कहलाता है, और दोहा 2 लाइन में खत्म होता है। इसी तरह चौपाई जो है वो 4 लाइन में खत्म होती है, छपाई जो होता है वो 6 लाइन का होता है, सोरठा जो होता है वो 8 लाइन का होता है। तो इस तरीके से ये पद्य के रूप है जो कि साहित्यकारों ने अपने साहित्यों में लिखा है। तो आज हमने जो हिंदी व्याकरण चैप्टर है, आपका पहला प्रश्न पाठ है, उसमें हमने भाषा के बारे में जाना, लिपि के बारे में जाना, मानक भाषा के बारे में जाना, और उसके बाद हमने भाषा के दोनों रूपों के बारे में जाना, साहित्य के बारे में जाना, हमारी राजभाषा के बारे में जाना, हमारे जो संविधान में कितनी भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान ने अंगीकृत किया है या उनको मान्यता प्रदान की है, उनके बारे में जाना। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज हमारी जो कक्षा है उसमें जो भी बातें आपको समझाई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आप इनको एक बार ध्यान से पढ़िए। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। अगली हमारी व्याकरण की कक्षा होगी, तब हम जानेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या करता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।